कल हम संविधान संशोधन खत्म करेंगे और संविधान संशोधन करने के बाद संविधान का विकास और संविधान सभा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बचता है। इसके बाद कुछ भी विशेष नहीं बचेगा। तो अगर आप वीक में ही पढ़ना चाहें तो अभी खत्म हो जाएगा। अगर आप संडे की मैराथन में पढ़ना चाहें तो मैराथन में खत्म हो जाएगा। जैसे भी पढ़ना चाहेंगे आप अपना ऑफलाइन कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम ऐसे 1.5 घंटे की क्लास लेकर वीक में भी फिनिश कर सकते हैं फ्राइडे तक, या तो फिर हम एक ही बार में आपको 11 तारीख की संडे को फिनिश करें। ठीक है, अगर मैं संडे को फिनिश करूंगा तो फिर आपको ये लगेगा कि अभी भी संविधान का बाकी है, तो बाकी नहीं रहना चाहिए। तो हो सकता है कि मैं फिनिश कर दूं आपका वीक में ही क्लास लेकर के। चलिए आज हेडिंग बनाते हैं भाग 17 राजभाषा आयोग। आज हेडिंग बनाते हैं भाग 17 राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद चलेगा 343 से लेकर 351 तक। अनुच्छेद चलेगा 343 से लेकर 351 तक। चलिए डेली खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो डेली खत्म करने का इन द सेंस ये है कि फ्राइडे तक में पूरा, है ना, फ्राइडे तक में पूरा। ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक को मैं कंप्लीट कर दूंगा। फ्राइडे को मेरी आखिरी क्लास हो जाएगी। फिर उसके बाद रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए मैं जल्द ही आपका यूट्यूब चैनल पर लेकर के क्लास आ जाऊंगा। अगर आप में से 1 बजे खाली रहते होंगे तो 1 बजे मेरी बिहार केजीएस पे क्लास जा रही है, बिहार दरोगा के लिए, उसमें भी आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपके बीपीएससी चैनल पर आकर आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर अभी तक मैंने आपकी जिम्मेदारियों पर खरा उतरा हूं मैं, तो आगे भी मैं आपने किए गए वादे पर खरा ही उतरूंगा, इतना ही मान के चलिए। ठीक है, तो मैं जितना बोला था उतना किया। अगर क्लासेस अगर ये मतलब जैसे आपका पेपर नहीं चलता तो निश्चित तौर पे मैं 31 दिसंबर को आपका सिलेबस पूरा कर चुका होता। फिर मैं इतना लालच नहीं करता कि और भी पढ़ा दूं, है ना। तो थोड़ा सा लालच किया, पढ़ाया भी, मेहनत भी की गई। चलिए राजभाषा आयोग की बात करते हैं। सबसे पहले हम राजभाषा की बात करते हैं। राजभाषा की बात करते हैं। हमारा देश बड़ा ताकतवर देश है। कहा जाता है कि 2014 के बाद से इसकी ताकत और क्षमता और बढ़ गई है ना। लेकिन इतनी ताकत और क्षमता नहीं बढ़ी कि हम हिंदी को मातृभाषा बना सके, हिंदी को अपनी मातृभाषा बना सके। ऐसा विश्व का कोई देश नहीं है जिसका अपना कोई मातृभाषा ना हो। तो हमारे पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आज तक हमारा मदर टंग नहीं है। जबकि भारत में 46% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत का एक बड़ा आबादी हिस्सा 46% लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी 54% में सभी भाषा के लोग आ जाते हैं, है ना। 54% में सभी भाषा के लोग आ जाते हैं। तो हमारी जो राजभाषा है ना, ये हमारी कामकाज की भाषा है। हमारी ये कैसी भाषा है, तो ये हमारी कामकाज की भाषा। तो हमारी जो राजभाषा है ना, ये हमारी मातृभाषा या मदर टंग नहीं है, बल्कि ये हमारे कामकाज की भाषा हो जाती है। अगर इसका इंग्लिश देखेंगे ना तो इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है ना। इसे कार्यालय की भाषा या कामकाज की भाषा में ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम दे दिया जाता है। जबकि हिंदी की जब मांग की जा रही थी तो के.एम. मुंशी और अयंगर साहब ने 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक के हिंदी भाषा पर चले डिस्कशन पे इन्होंने अपना प्रारूप सौंपा और उस प्रारूप में इन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात सौंपी थी, जिसे 14 सितंबर को हमने हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी। राजभाषा की मान्यता देने के पीछे का भी कारण यही था कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली और सबसे ज्यादा कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा क्या थी, हिंदी थी। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कामकाज में लाई जाने वाली भाषा क्या थी भाई, हिंदी थी। ठीक, तो हमने हिंदी का प्रयोग किया। ठीक है, तो हिंदी को हमने राजभाषा का दर्जा दे दिया। कब दे दिया? 14 सितंबर को। अब एक मामला और फंसता है, एक मामला और फंसता है। क्या फंसेगा भाई? एक मामला फंसा कि अभी तो भाई हमारे ऑफिस में अंग्रेजों का ऑफिस है, जो भारतीय लोग भी काम कर रहे हैं अंग्रेजों के ऑफिस में, वो भी अंग्रेजी ही जानते हैं। तो अभी कैसे काम चलाया जाए ये बताया जाए। तो कहा गया, क्या कहा गया भाई? संविधान लागू होने के पश्चात 15 वर्षों तक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भैया, तो संविधान लागू होने के पश्चात 15 वर्षों तक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। और क्या कहा गया भाई? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्लियर है? तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात कही गई, प्रचार प्रसार किया जाएगा। 1955 में राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष 1955 में राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर बीजी खेर को बनाया गया। 1955 में राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बीजी खेर को बनाया गया। 1961 के संसदीय अधिनियम के द्वारा स्थायी राजभाषा आयोग के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। ठीक है भैया, तो स्थायी राजभाषा के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। ठीक, अब आते हैं आगे की बातें। इतना छाप लीजिए, ये तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, पहला ही पेज है। ठीक है सर, एक बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फिर से पढ़ा दीजिए सर। मिंटू भैया क्यों फिर से क्यों पढ़ाना, मतलब दिक्कत कहां पे आई ये तो बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था में आपको दिक्कत कहां पे आई है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही बेहतरीन और सिस्टमैटिक ढंग से आपको पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ाया गया है, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से।
और बहुत ज्यादा डीपली भी पढ़ाया गया है। तो आपको समस्या कहाँ है, जो समस्या हो वो बताइए, तो उस समस्या पे मैं काम करूं कि आपकी समस्या के निवारण के लिए काम करूं। अब फिर से पढ़ाने का मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था 1-2 मिनट का टॉपिक नहीं है बेटा ना, वो 4 घंटे का टॉपिक है। 4 से 5 घंटा मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया है, तब जाके पूरा हुआ है वो। चलिएगा आगे आते हैं। देखिए आरंभ में 14 भाषाओं को 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में इसकी संख्या 22 है। वर्तमान में इसकी संख्या 22 है। ठीक है भाई, वर्तमान में इसकी संख्या क्या हो जाती है, 22 हो जाती है। चलिए 22 है। अब देखिए भाई, पहला 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो भाषाएं हैं, जो हमारी राजभाषा आदि हैं, इनको जो शामिल किया गया तो कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया, तो वो पता चल जाता है। जैसे राजस्थानी अक्सर विकल्प में रहता है, तो कभी कभी ना धीरे धीरे इससे सवाल पूछता है कि इनमें से किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया। तो इनमें से कभी भोजपुरी भी विकल्प में रहता है, कभी राजस्थानी विकल्प में रहता है, कभी अंग्रेजी विकल्प में रहता है ना। चलिएगा आगे देखिएगा, 21वां के बाद एक और संविधान संशोधन किया गया, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी को शामिल किया गया। कोंकणी को शामिल किया गया। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 92। तो 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को शामिल किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली को शामिल किया गया। ठीक है भाई, तो राजभाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो देखो, अगर याद भी करना है तो आपको केवल 14 याद करना पड़ेगा भाषा, बाकी की 8 भाषा आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं। बाकी की 8 भाषा आपको सामने दिखाई दे रही है। क्लियर भाई, इतना छाप लिया भाई। अब हेडिंग बनाइए, राजभाषा। सबसे पहले यहां पे लिखिएगा राजभाषा आयोग। तो राजभाषा आयोग जो आता है वो अनुच्छेद 343 और 344 में आएगा। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा। फिर आता है राज्य व प्रदेश की भाषा। ये आता है अनुच्छेद 345 से 347 तक। फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा। तो इसे आप लिखेंगे, यह आएगा अनुच्छेद 348 और 349 में। फिर आपका आएगा भाषा के लिए विशेष निर्देश। भाषा के लिए विशेष निर्देश आ जाता है, विशेष निर्देश आ जाएगा। तो इसके लिए आप अनुच्छेद लिखेंगे 350 और 351। 350 और 351। अब आप हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 एक सिंपल सी बात कहता है हमारी राजभाषा हिंदी होगी। लिपि, हमारी लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का निरूपण अंतरराष्ट्रीय होगा। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अंकों का निरूपण अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है, हम कौन सी गिनती लिखते हैं, तो 1 2 3 लिखते हैं। 1 2 3 कोई लिखता है, सब लोग 1 2 3 ही लिखते रहते हैं, है ना। 1 2 3 कोई लिख ही नहीं रहा, सब लोग 1 2 3 का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसी को कहा गया। ठीक है भैया, राजभाषा हिंदी होगी जिसे 14 सितंबर 1949 को नियम समिति द्वारा के.एम. मुंशी व क्या नाम था भाई अयंगर जी का, के.एम. मुंशी व अयंगर, क्या नाम था भाई अयंगर का पूरा नाम क्या था, गोपाल स्वामी अयंगर। के.एम. मुंशी व
गोपाल स्वामी अयंगर, नियम समिति द्वारा के एम मुंशी व गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। अयंगर के रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। देखो गोपाल के एम मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी राजस्थान से संबंध रखते थे, गोपाल स्वामी अयंगर साउथ इंडिया से संबंध रखते थे। दोनों ने सिफारिश करा और नियम समिति ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। और नियम समिति की सिफारिश पर इनका जो क्या हुआ भाई, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं भाई, तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, मातृभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, मातृभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इतना छाप लिया भाई। अब देखो अक्सर सवाल आ रहा है कि राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग है। अनुच्छेद 344 में किसके बारे में बात किया जाता है, तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के बारे में बात किया जाता है। चलिए भाई, राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344। ठीक है भाई। तो राष्ट्रपति के द्वारा भाषा पर सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन किया गया। संसदीय समिति का गठन किया गया। संसदीय समिति 30 सदस्यीय है, जहां 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होंगे। जहां 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होंगे। अगर इसका अनुच्छेद आप लिखना चाहें तो 344 का 4 लिखेंगे। अनुच्छेद 344 का 4 लिखेंगे। संयुक्त संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया। ठीक है। तो जब संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी पहली बार सौंपी गई तो वो गोविंद वल्लभ पंत साहब को सौंपी गई थी। और जब राजभाषा आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो वो बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर को सौंपा गया था। कब? 1955 में, है ना। तो ये बात होगी 344। अब हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 345 345। अनुच्छेद 345 क्या कहता है? 345 अनुच्छेद 345 क्या कहता है? चलिए भैया, देखो भैया, राज्य का विधानमंडल प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य के लिए एक राजकीय भाषा अपना सकेगा। जैसे बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। जैसे बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। यहीं पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 347 की, अनुच्छेद 347 की बात करें तो कहेंगे राज्य में बोले जाने वाले, राज्य में बड़ी आबादी के द्वारा
बोले जाने वाली बोले जाने वाली भाषा, राज्य में बड़ी आबादी के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को दूसरे राजकीय भाषा का दर्जा राजकीय भाषा का दर्जा दर्जा प्रदान किया जाएगा, किया जा सकेगा, जरूरी नहीं है लेकिन किया भी जा सकेगा। हर राज्य में किया हुआ है। जैसे बिहार राज्य की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार राज्य की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। नहीं भैया, जैसे बिहार राज्य की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। क्लियर है भाई? हो गया भाई? चलिए अब हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346। अब 346 में क्या भाई? तो कहेंगे संघ व राज्य के मध्य, संघ व राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। पत्राचार की भाषा का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। संघ व राज्य आपस में जब बातें करेंगे अपने मामलों पर, प्रशासनिक कार्य पर, ऑफिशियल कार्य पर, तो भाषा कौन सी होगी? बातों की बड़ी वजह से शिक्षक ध्यान नहीं देते और पढ़ाकर चले जाते हैं। मतलब जो आपस में आप लोग बातें करते हैं, लेकिन मुझे आपके आपस में बात करने पर कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप आपस में बात करेंगे, आपका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा, सच में। और ये बात आज नहीं समझ आएगी, एक वीडियो पेपर के बाद समझ आएगी। फिर आप कमेंट में लिखेंगे कि गुरुजी ये पॉलिटी वाले सर से मत पढ़ना, इसका पढ़ाया हुआ कुछ परीक्षा में आता नहीं है। और ये चीज वही बालक लिखेगा जो क्लास के दौरान कभी पढ़ा ही नहीं। देखो बालक दो प्रकार के हैं, एक वो जिन्हें विषय का ज्ञान है कि ये कौन सा विषय है, एक बालक वो है जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, विषय तक का ज्ञान नहीं है कि कौन सा विषय का है। ठीक है, देखो जब आप पढ़ने आते हैं तो केवल पढ़ाई पे फोकस किया करें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो ये कर रहे हैं, घर बसाने वाला काम कर रहे हैं, ये मत करिए, ये भी करते रहिए। क्योंकि हमारे वेस्टर्न कल्चर ने जगह ले लिया है और एक निश्चित उम्र के बाद हर लड़के लड़की को एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जिससे वो अपने दिल का बात साझा कर सके, है ना। मतलब एक निश्चित उम्र के बाद लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोग को ऐसे स्टेज में होते हैं जहां पर वो अपने माता पिता से हर बात शेयर नहीं कर सकते, अपने भाई से हर बात शेयर नहीं कर सकते, तो वहां पर एक स्टेज में उनको दोस्ती यारी चाहिए होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए अपने कैरियर को ही दांव पे लगा दें। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको अगर दोस्ती यारी नहीं हुई तो आपकी शादी विवाह भी नहीं होगी, आपको पति भी नहीं मिलेगा या आपको पत्नी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी एक स्टेज पे, आपका ये वाला जो दुख है ना, ये वाला जो खाली हिस्सा है ना, वो भी भर जाएगा। ठीक है, तो हर दुख आपका एक दिन कट जाएगा, लेकिन हर चीज का एक निश्चित समय है। आप जो हर जगह शुरू हो जाते हैं, हर जगह एक दूसरे के कमेंट में घुसे रहते हैं, इससे का दुख सिर्फ इतना है मेरा कि जो बच्चे का जेन्युइन सवाल होता है वो ऊपर चला जाता है, मुझे एक बार में 8 कमेंट दिखाई देते हैं। कल मेरी क्लास में एक बड़ी समस्या हो गई थी कि एक मोहतरमा बीपीएससी सीजीएल 4 की, सॉरी एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रही थी। उन्होंने पूछा कि सर सदन क्या है। जब उन्होंने सदन पूछा तो मुझे हंसी आ गई। तो मैंने हंसते हुए बोला कि बेटा मतलब आप इतनी पढ़ाई कर ली है और सदन सदन ऐसा सवाल आपने पूछ लिया है कि मेरे जैसा हट्टा कट्टा मास्टर खड़ा है, नहीं दूसरा मास्टर होता तो कोमा में चला गया होता कि यार मैं इतना संविधान पढ़ा दिया, मेरे बच्चे को अभी सदन ही नहीं पता है। तो वो लड़की काफी मतलब गुस्से में आ गई, तहस में उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर दी कि आप दुनिया के सबसे घटिया मास्टर हो, आपसे क्वेरी करो तो आप मजाक उड़ा देते हो, ये वो। मैंने कहा बेटा हम आपको ये सोच के पढ़ाते हैं कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन या इंटर पास किया होगा। हमें नहीं पता था कि आपको ग्रेजुएशन और इंटर में आपने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी है, कि आपको सदन भी नहीं पता कि सदन क्या होता है। मुझे लगा कि आदमी को इतना तो ज्ञान होता ही होगा, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, फिर बताया उन्हें सदन के बारे में। तो भी वो मतलब उल्टा सीधा लिखते रहे कि आप सबसे घटिया मास्टर हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने माफी भी मांग लिया कि बेटा माफी, अगर आपको मेरे मजाक उड़ाने का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैंने माफी भी मांग लिया, है ना। फिर भी वो उल्टा सीधा लिखती रही। तो मैंने कहा कि भाई आपको तो शर्म करना चाहिए कि यार मैंने इतना आसान छोटा सा सवाल सर से पूछा और लेकिन आप तो एकदम बेशर्मों की तरह कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, उल्टा सीधा भी बोले जा रहे हैं, जबकि मैंने इस बात के लिए गिल्टी भी फील कर लिया, माफी भी मांग लिया, फिर भी आप लिखे जा रही है बेशर्मों की तरह एकदम। तो कह रही है मेरे 500 में 400 पता नहीं कितना नंबर बताएं कि बिहार में मेरे इतने नंबर हैं बिहार बोर्ड में, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई होंगे आपके बिहार बोर्ड में नंबर। एक बार ऐसे ही हाई स्कूल इंटर के टॉपर को इंटरव्यू में पूछा गया गृह विज्ञान में क्या आता है या विज्ञान में क्या आता है, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बता दिया था। तो बिहार के टॉपर के बारे में हमें ना बताइए, क्योंकि बिहार के टॉपर जो है ना वो 2 लाख में डीएसपी बन जाते हैं और मेहनत करने वाला छात्र सड़कों पे घूमता रहता है या मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में चला जाता है। तो ये विडंबना हमारे राज्य के सिस्टम की है, तो उसके लिए आप हमें मत सिखाइए, है ना। चलिए कोई नहीं, चलता रहता है। एक बात और भाई, आप सभी बीपीएससी के छात्र हैं, बहुत सारे बच्चे बीपीएससी का प्री भी दिए होंगे और आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन भी होगा। तो आप लोग जब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है? बस ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है कि अगर आप बीपीएससी के सवालों को लेकर बैठते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। चलिए संघ व राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा की बात करें तो देखिए संघ व राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा, संघ व राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा वही होगी जो राज्य के द्वारा प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। तो आप कहेंगे गुरुजी साउथ वाला तो तेलुगु तमिल में देगा, कन्नड़ में देगा, तो कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या है कि इनके पास ट्रांसलेटर बैठे होते हैं जो उस बात को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके जो गवर्नमेंट होगी, जो जिस भाषा को समझेगी उस भाषा में उसके पास पहुंचा देंगे, फिर वो गवर्नमेंट उस पर काम करती है। इसलिए गवर्नमेंट का इतना बड़ा सचिवालय बनाया जाता है और उस सचिवालय में बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, ना। तो ट्रांसलेटर का भी पोस्ट आता है, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, सारे पोस्ट आते रहते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी की बड़ी बढ़िया भर्ती थी, अब आनी बंद हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने अब संविदा पे लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया है। ठीक है।
चलो भैया हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 उच्चतम उच्चतम और उच्च न्यायालय की उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा। उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा। उच्चतम उच्च न्यायालय की भाषा। ठीक है भैया, चलिए नहीं आवाज नहीं गई थी, वो एक सर आ गए थे तो उनसे बात हो रही थी। ठीक है चलिए उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा। सर आर्टिकल याद रखने की कोई ट्रिक है? बेटा आर्टिकल याद रखने की सिर्फ एक ही ट्रिक है कि रोज गुनगुनाइए, किसी को समझाइए, बताइए ये आर्टिकल जानती हो तुम क्या होता है, इस आर्टिकल में क्या है, ऐसे किसी को बताइए, वो फिर क्वेरी करेगा, उसकी क्वेरी को सॉल्व करिए। नहीं क्वेरी सॉल्व हो रही है तो गूगल से पूछिए, अपने नोट्स में ढूंढिए, आराम से हो जाएगा, है ना। चलिए उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा। तो यहाँ पे देखिए उच्चतम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। हाई कोर्ट की भाषा भाषा अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी होगा। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होती है? अंग्रेजी होगा। ठीक है भाई, अंग्रेजी होगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा बात देखिए, हाई कोर्ट में हिंदी हिंदी या स्थानीय भाषा में चर्चा बहस बहस राज्यपाल के सिफारिश पर किया जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर किया जाएगा। लेकिन डिक्री या ऑर्डर की भाषा अंग्रेजी होगा। डिक्री या ऑर्डर की भाषा अंग्रेजी होगा। ठीक है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट 16 भाषाओं में डिक्री या ऑर्डर निष्कासित करता है। थोड़ा ही पढ़ाइए। सर ससुराल में किसको बोले? वीडियो बनाते होंगे आप लोग, वीडियो कुछ भी मतलब नाचते होंगे, गाते होंगे, जो भी आपके अंदर होगा टैलेंट वो करते होंगे। एक और टैलेंट पे काम किया करिए, वीडियो में ना हर भाग के अनुच्छेद का वीडियो बनाया करिए। जो भाग बड़ा होगा उसके अनुच्छेदों को काट करके वीडियो बनाया करिए, फिर वीडियो को सुना करिए और मिलाया करिए कि कहीं गलत तो नहीं है। अगर कोई वीडियो ऐसी बन गई जिसमें गलती नहीं है, उसको आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपने किसी भी सोशल साइट पे डाल दिया करिए। ये कर सकते हैं। और मैं इसे ज्यादा दिन करने के लिए नहीं कहूंगा, 4 से 5 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर बस करिए। अगर हफ्ते भर में इस वीडियो बनाने का इंप्रूवमेंट आपको मिल रहा है तो फिर अगर इंप्रूवमेंट मिल रहा है तो कंटिन्यू करिएगा, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं मिल रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई। तो अब सुप्रीम कोर्ट कितनी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है भाई? 16 भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। देखो किसी भी चीज के लिए ना आपको उस पर रिजिड नहीं होना है कि मुझे यही करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी को करने में मन लग रहा हो, वो काम करने में आपका मन ना लग रहा हो, तो उसको छोड़ दीजिएगा। यानी कि पड़े रहे कि नहीं वीडियो बनाने को मास्टर ने बोला तो वीडियो बनाऊंगी मैं। डिग्री का क्या मतलब होता है? तो डिग्री का मतलब होता है पूरा समरी, आपके मामले का, आपकी सुनवाई का पूरा समरी, उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, है ना। डिग्री कहते हैं। गांव में ना लोग डिग्री कहते हैं कि यार मेरा कोर्ट से ना डिग्री मिलने वाला है, जो तारीख चल रही थी, जो मुकदमा चल रहा था उसका डिग्री मिलेगा। तो डिग्री को गांव में लोग डिग्री भी बोल देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध शब्द क्या होता है? डिग्री होता है। डिग्री का मतलब होता है जैसे आपका कई मामला चला है, कई बार सुनवाई हुई है आपके मामले की, तो पूरे सुनवाई का एक निष्कर्ष निकल करके चला आता है, उसी को डिग्री बोलते हैं। हो गया भैया 348। अनुच्छेद 349 349। अगर हम बात करें अनुच्छेद 349 की, तो अनुच्छेद 349 छोटी सी बात करता है क्या? भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। भाषा से संबंधित नियम बनाने की विशेष प्रक्रिया। ठीक है भाई। तो यहां पे आप कहेंगे भाषा से संबंधित नियम बनाने का अधिकार, भाषा से संबंधित नियम बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार संघ के पास होगा। नियम बनाने का अधिकार संघ के पास होगा। तो भाषा से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसके पास हो जाता है? तो संघ के पास हो जाता है। क्लियर है भाई? चलिए संघ या संसद। अनुच्छेद 350। चलिए अनुच्छेद 350 की यदि हम बात करेंगे तो शिकायत या निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। तो यहां पे भाषा की बात कम की जाती है, भावना की बात ज्यादा की जाती है। यहां पर भाषा की बात कम की जाती है, भावना की बात ज्यादा की जाती है। मैं तो अनुच्छेद 350 पढ़ाता हूं, तो छोटे बच्चों को जब पढ़ाता हूं, आप तो काफी बड़े हैं, बीपीएससी वाले लोग हैं, है ना। नहीं तो मैं जब छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं, वनडे वालों को, तो मैं बताता हूं कि लव लेटर जिस भाषा में आप लिखते हैं, है ना। लेकिन जब प्रेमी किसी लड़की को किसी को चिट्ठी देना होगा ना, तो वो कुछ भी लिख देगा, उसे थोड़ी पता कि क्या प्रारूप होता है, कैसे लिखेंगे, बस वो लिख देगा, उसी में 2-4 शायरी भर देगा। अगर लड़की को समझ आ गया तो प्रेम करने लगेगी, नहीं समझ आया तो नहीं करेगी, फाड़ के फेंक देगी, नहीं लव लेटर अपने घर में दे देगी, फलाना लड़का लव लेटर दिया, फिर आपकी हो जाएगी तोड़ाई, है ना। तो यहां पर भी क्या होता है कि अपने क्षेत्रीय कार्यों के निवारण के लिए, क्षेत्रीय कार्यों के निवारण के लिए पत्र या शिकायत को लिखित रूप में दर्ज कराना, है ना। जैसे हम सभी को याद होगा, है
कि बचपन में हमने एक ना 4 लाइन का एप्लीकेशन रखा हुआ था कि सर आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर आई डिड टिल दैट टिल नॉट कमिंग इन स्कूल प्लीज ग्रेटफुली थैंक्स, ये सब दुनिया भर की चीजें हमने रटी हुई थी, फटाफट लिखते थे सर आई बेग टू से दैट करके, है ना, लिख देते थे अंग्रेजी में, हमें खुद ही नहीं पता था कि उसका हिंदी में क्या होगा, छुट्टी लेने का एक तरीका हमने रट लिया था बस कि ये लिख के दे देंगे मास्टर छुट्टी दे देगा, करते थे, सबने करा होगा, ठीक है। तो शिकायत के लिए लिखित रूप दर्ज कराना, तो आपने अपने प्रिंसिपल से अपनी भावना जाहिर कर दी। उसी तरह से आप अपने क्षेत्र के डीएम को पत्र लिखते होंगे, आप अपने बैंक में पत्र लिखते होंगे खाता चेंज कराने के लिए, खाता में पैसा कट जाने के लिए लिखते होंगे, है कि नहीं, क्लियर है। तो बस दिक्कत हो जाती थी। तो ये हो गया 350। अब हेडिंग बनाएंगे 350 ए। अब हेडिंग लिखेगा अनुच्छेद 350 क। अनुच्छेद 350 क के बारे में जब हम बात करेंगे तो कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। कल मैं एक क्लास है यूपीएससी उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ा रहा था, तो मैंने एक धारा पढ़ाते हुए कहा, धारा 7 पढ़ाते हुए कि भाई सरकार जो है कोई भी ऐसे कार्य जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हो उन कार्यों को करने पर रोक लगा सकती है, जैसे कि पराली जलाने पर रोक लगाई जाती है। तो लड़कों ने तुरंत ही पूछना शुरू कर दिया गुरुजी पराली क्या होता है ना, लड़कों ने तुरंत पूछना शुरू किया गुरुजी पराली क्या होता है। तो मैंने कहा पराली का मतलब होता है पूरा, भाई हमारी तरफ क्या बोला जाता है, पूरा बोला जाता है। अब आपकी तरफ क्या बोला जाता है भाई, जब हम किसी फसल में से धान की मड़ाई कर लेते हैं तो भाई हमारी तरफ क्या बोला जाता है, पूरा बोला जाता है। अब आपकी तरफ क्या बोला जाता है भाई, जब हम किसी फसल में से धान की मड़ाई कर लेते हैं तो धान की मड़ाई का जो बचा हुआ अवशेष होता है उसे अपनी देहाती भाषा में क्या कोई बोलता है, पुआल बोलता होगा, पूरा बोलता होगा, पैरा बोलता होगा, कहीं कहीं उसे लोग पियरा बोलते हैं, कहीं कहीं उसे लोग पियरा भी बोलते हैं कि पियरा है, ठीक है। तो पूरा, पुआल, पियरा बहुत सारे नाम है। अब मान लीजिए मैंने क्या उसे शुद्ध भाषा में क्या पढ़ा, पराली। तो अगर मान लीजिए मैं छोटे बच्चे को कहूं, छोटा सा बच्चा आपका पढ़ने आया 5 साल का और उस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं उस छोटे बच्चे को पहले पराली नहीं पढ़ाऊंगा, ये पराली है, मैं पहले कहूंगा कि ये बच्ची ने तुम्हारे घर का पुआल है, पूरा है ना, इसी पूरा को हम पुआल या पराली बोलेंगे, है ना। तो उसे क्या होगा कि पहले हमने उसे उसके मातृभाषा में पढ़ाया, यानी उसके मदर टंग में पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने बात करी कि ये इसका नाम क्या होता है या इसे हम क्या कहते हैं, इसकी हम बात करने लग जाते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां पे देखिएगा अनुच्छेद 350 का ख, अनुच्छेद 350 का ख, 350 के ख की हमें अब बात करनी है। क के बाद ख, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, है ना। जैसे मान लीजिए कि अब बिहार राज्य में कोई पंजाबी आके बस जाए और वो पंजाबी बोले साडे नाल इत्थे बैठ इंगे कुआ, है ना, तो अब कुछ लोगों को पल्ली नहीं पड़ रहा कि क्या बोल रहा है भाई, क्या कह रहा है ये आदमी। तो अब भाषाई अल्पसंख्यक है तो उसके पास भी अपना विशेषाधिकार होगा। आप अपना ट्रांसलेटर ढूंढिए भाई, उसे तो उसकी भाषा आती है तो अपनी भाषा में ही वो बात करेगा आपसे, ठीक है। नोट करके लिखिएगा अनुच्छेद 350 ए बिहार बीपीएससी में पूछ चुका है और 350 बी को 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया, 1976 के द्वारा जोड़ा गया नहीं, चलिए अब एक हेडिंग लिख लीजिए अनुच्छेद 351, छोटा सा है एक लाइन का, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, ये बात कौन कह रहा है, अनुच्छेद 351 कह रहा है ना भैया। अब इस टॉपिक का आखिरी हेडिंग होगा शास्त्रीय भाषा। भैया एक बात बता दीजिए, मैं पढ़ाता हूं समझ आता है कि नहीं। और एक सवाल पूछा था भाई कि मेरे पढ़ाई हुए से आपका बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कल कोनो महाराज जी गुस्साए हुए थे, एकदम खिसियाए हुए थे, तो उन्होंने लिख दिया कमेंट में कि इनका पढ़ाया हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं आया, बिहार पुलिस में नहीं आता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि बिहार पुलिस में ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा था जो हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है ना। पूछा था अध्यादेश की अनुच्छेद में आता है, महाभियोग की अनुच्छेद के तहत लगता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल की अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की अनुच्छेद में है, ठीक है भाई। चलिए शास्त्रीय भाषा, देखिए भैया ऐसी भाषा जिसका प्रयोग 1500 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा हो, तो उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। इसका चलन कब से हमने शुरू किया भाई, तो सबसे पहले हमने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, तो उसी से पता चल जाएगा कि हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब से देना शुरू किया था। तो हमने तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया, फिर हमने संस्कृत भाषा को भी देव भाषा मान लिया,
कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो भी देव भाषा है, इसे हमने 2005 में दर्जा दिया। फिर इसके बाद एक भाषा आती है तेलुगु, तेलुगु भाषा को हमने दर्जा दिया 2008 में, हमने माना कि तेलुगु भाषा भी देववाणी है। उसके बाद 2008 में ये भाषा को और हमने मान्यता दे दी, उसका नाम है कन्नड़, है ना। उसको हमने कब दिया? 2008 में हमने कन्नड़ भाषा को भी मान्यता दे दी। जब हमने कन्नड़ भाषा को मान्यता दी तो 2013 में मलयालम को भी दिया, 2013 में हमने मलयालम को भी दिया, और 2014 में हमने कन्नड़ भाषा को भी 2013 और 2014 में हमने कन्नड़ भाषा को दिया। फिर सातवां देखिए, ये जो भाषाएं आएंगी सबको हमने कब दर्जा दिया है? तो 2024 में। किसको किसको दिया भाई? पाली को दिया, पाली को दिया। आठवीं भाषा प्राकृत को दिया, प्राकृत को दिया। नौवीं भाषा आसामी को दिया, नौवीं भाषा आसामी को दिया। 10वीं मराठी को दिया, और बंगाली को भी हमने इसमें शामिल किया। और ये सारी भाषाएं कब आई? तो ये सब की सब 2024 में ही शामिल की गई हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ 2 बार हो गया यार। ओडिया, सॉरी, यहां पे जो आएगा भैया ना कन्नड़ नहीं, ओडिया, ओडिया, और ये पाली हो गया भैया। अब सही है, चलिए, ये 2024 में सबको दर्जा दिया गया है। बड़ा देर कर दी साहेब यार। जानवी बेटा क्या पूछ रहे हो? अरे यार थोड़ी सी क्या लव लेटर की बात मैंने छेड़ दी, आप लोगों ने तो अपनी बचपन ही पूरे उड़ेल के रख दिया यार, पूरा बचपन ही उड़ेल डाला आप लोग, और लड़ाई भी कर रहे हैं कि सबकी 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है। चलिए भाई आते हैं मुद्दे पे, और हेडिंग बनाते हैं भाग 18, भाग 18 राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी आपातकाल, आपातकाल। अनुच्छेद कितना पढ़ेंगे? तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। अनुच्छेद कितना पढ़ेंगे? तो 352 से लेकर 360 तक पढ़ेंगे। आपातकाल आपके 3 चरण में बटे हुए हैं। एक को हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, एक को हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, एक को हम संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, विफलता या राष्ट्रपति शासन कहते हैं, या राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और एक को हम वित्तीय आपातकाल नाम देते हैं, वित्तीय आपातकाल नाम देते हैं। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? तो अनुच्छेद 360 होता है, ठीक। ये क्या होता है? तो अनुच्छेद 352 होता है। ये क्या होता है? तो 356 होता है। यानी 4-4 के अंतराल पर ये बातें चलती हैं। चलिए भाई, चलिए देखिए, मैंने ना आपको 2 घंटे पढ़ा रहा था 10 से 12, कि मैंने इसे ना 1.5 घंटे की क्लास करी। क्यों करी? क्योंकि आप लोग बार बार एक ही चीज की मांग कर रहे थे, गुरुजी बहुत देर हो जाती है, छुट्टी कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। अब मैं 1.5 घंटे की क्लास को भी आप लोग कहते हो गुरुजी छुट्टी कर दीजिए, कितना देर पढ़ाओगे? सर जी प्लीज आप बायोलॉजी पढ़ाएं, मुझे संविधान के अलावा कुछ भी आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक ना। आर्टिकल 355 कहता है ना कि हम ऐसे दिखते हैं अलग अलग, लेकिन जब हमें विपत्ति आएगी तो हम एक हो जाएंगे, ठीक है भाई। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भारत जो है वो एकात्मक रूप धारण कर लेता है। चलिएगा हेडिंग बनाएंगे, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल की यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगने वाला है, सर एक नहीं है मतलब। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, जब राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, होने वाला है, या होने की संभावना है, या होने की संभावना है, या होने की संभावना है तो संपूर्ण भारत, तो संपूर्ण भारत, भारत या उसके किसी क्षेत्र में, या उसके किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। देखिए यहां पे एक शब्द आया समाधान। यह समाधान शब्द में क्या है? मंत्रिमंडल का लिखित सलाह, मंत्रिमंडल का लिखित सलाह।
आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अब देखिए घोषणा करने के बाद ना हमें अनुमोदन लेना पड़ता है। घोषणा करने के बाद हमें क्या लेना पड़ता है? अनुमोदन लेना पड़ता है। अनुमोदन, तो कहेंगे घोषणा के पश्चात, घोषणा के पश्चात, घोषणा के पश्चात 30 दिन के भीतर, घोषणा के पश्चात 30 दिन के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा, अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। क्लियर है भाई? तो विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इतना अब देखिए, आरंभ में अनुमोदन की अवधि 2 माह था। आरंभ में अनुमोदन की अवधि 2 माह था, लेकिन वर्तमान में 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा 1 माह कर दिया गया। 1 माह कर दिया गया। चलिए हेडिंग बनाइएगा अवधि। तो अवधि में कहेंगे 6 माह से अनिश्चित, 6 माह से अनिश्चित काल तक, 6 माह से अनिश्चित काल तक। ठीक है, प्रत्येक वृद्धि पर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक। तो अगर आपसे पूछेगा कि न्यूनतम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने दिन में की जाएगी, तो 6 महीने में की जाएगी। अधिकतम कितनी की जाएगी? तो अनिश्चित काल तक की जाएगी। ठीक है ना, अनिश्चित काल तक किया जाएगा। तो अनुमोदन प्राप्त प्रत्येक 6 माह पे क्या किया जाएगा भाई? फिर अनुमोदन लिया जाएगा। ठीक है भैया, तो प्रत्येक 6 माह पे वैसे ही 30 दिन के भीतर पुनः अनुमोदन लिया जाएगा। हेडिंग बनाइएगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी जाती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभाव पहला देखिए, अनुच्छेद 19 तत्काल प्रभाव से निलंबित। अनुच्छेद 19 तत्काल प्रभाव से निलंबित, यह बात कौन कहता है भाई? तो अनुच्छेद 358 कहता है। इसका अपवाद पढ़िएगा भाई, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपातकाल पर अनुच्छेद 19A निलंबित नहीं होगा। यह बात भी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अपवाद में शामिल किया गया था, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने, देखिए जी भैया जो आप जानते थे उसे अलग पढ़ा दिया ना, जब इंदिरा गांधी ने देश में अशांति का कारण बताकर आपातकाल की घोषणा करी थी, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा देश में अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द लाया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया था, है ना। तो सशस्त्र विद्रोह में भी 19A यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निलंबित नहीं होता है। यहां पे दूसरा प्रभाव देखिएगा, अन्य मूल अधिकार पर राष्ट्रपति विधि बनाकर निलंबित कर सकेगा। तो अन्य मूल अधिकार पर राष्ट्रपति विधि बनाकर निलंबित कर सकेगा। ठीक है, यह बात कहां पे आती है? तो यह बात अनुच्छेद 359 में आता है। अनुच्छेद 359 में यह बात आती है। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आया अपवाद, अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होगा। पुस्तक में लिखिएगा एडीएम जबलपुर मामला लिखिएगा कि 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होगा। यही बात 44वां संविधान संशोधन के द्वारा भी शामिल किया था। ठीक है, कौन से मामले में भाई? एडीएम जबलपुर वर्सेस कोई शुक्ला जी थे, उनका केस है ये। क्लियर है? तो 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरे प्रभाव की यदि हम बात करें तो राज्य सूची के विषय पर संघ विधि बना सकेगा।
चौथा, राज्य द्वारा बनाई गई विधि पर संघ का नियंत्रण होगा। पांचवा, राष्ट्रीय आपातकाल। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रत्येक वृद्धि पर 1 साल की वृद्धि। छठा, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। पहला 1962 से 1968 तक 3 युद्ध। दूसरा 1971 में भारत पाक युद्ध। तीसरा 1975 से 1977 तक देश में अशांति। पुस्तक में लिखिएगा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी हम मरे हुए संविधान को पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे, आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं। कल मुझे लगता है कि आपातकाल और राज्य की विशेष खत्म हो जाएंगे और संविधान संशोधन शुरू हो जाएगा। और परसों आपका संविधान संशोधन और अनुसूची फिनिश हो जाएगी। फिर शुक्रवार को बुध, शुक्र, फिर शुक्रवार को संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।